नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से गोदी मीडिया ने टीडीपी को टारगेट करना शुरू किया, तब से नायडू बाबू अंदर ही अंदर बीजेपी से, गुजरात लॉबी से बेहद नाराज हैं। लेकिन इस नाराजगी के चलते नायडू बाबू अचानक कांग्रेस के करीब आ रहे हैं। अब यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि नायडू बाबू एक तरफ समर्थन दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को और दूसरी तरफ कांग्रेस के करीब भी आ रहे हैं। अब इससे पहले मैं बड़ी खबर पर आऊं, दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप पहले एक वीडियो देखिए। ओरिजिनल वीडियो है, कोई एआई वीडियो नहीं है, कुछ ही दिन पहले का वीडियो, यानी आप ताज़ा वीडियो कह सकते हैं। और इस वीडियो से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आजकल मिस्टर नायडू कांग्रेस के कितने करीब आ रहे हैं। अब ये वीडियो हैदराबाद का है, जहां एक कार्यक्रम में नायडू बाबू, जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, टॉप लीडर रेवंत रेड्डी के साथ बैठे हैं। दोनों एक ही सोफे पर बैठे हैं और जिस तरह से नायडू बाबू हंस रहे हैं, गोपनीय बातें कर रहे हैं, हाथ मार रहे हैं रेवंत रेड्डी पर, और फिर गुपचुप बातें हो रही हैं, ये क्या इशारा करती हैं दोस्तों कि क्या रेवंत रेड्डी और नायडू बाबू, यानी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर और नायडू बाबू के बीच में बेहद नजदीकी रिश्ते हैं, और ये नजदीकियां और भी बढ़ती चली जा रही हैं। अब नायडू बाबू के राजनीतिक दुश्मन जगन मोहन, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने नायडू बाबू को जेल तक भेजा, जगन मोहन का आरोप है, उनका यह कहना है कि साहब ये जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी, जिनके साथ मुलाकातें हो रही हैं मिस्टर नायडू की, ये साहब हॉटलाइन है नायडू और राहुल गांधी के बीच में। और पर्दे के पीछे जो बातचीत हो रही है आजकल नायडू साहब की और राहुल गांधी या कुछ कांग्रेस नेताओं की, उसकी हॉटलाइन मिस्टर रेवंत रेड्डी हैं, जिनको आप इस वीडियो में ठाके लगाते हुए, कॉन्फिडेंशियल बातें करते हुए, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप देख रहे हैं इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, बात यहां खत्म नहीं होती। एक और कांग्रेस के टॉप लीडर हैं, ये भी दक्षिण भारत के हैं, डीके शिव कुमार। इस वक्त ये कर्नाटक के प्रेसिडेंट भी हैं, स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं। इनके बीच में कांग्रेस के सीएम से थोड़ा बहुत अनबन भी चल रही थी, सुर्खियों में भी थे। डीके शिव कुमार भी उतने ही करीबी हैं जितने रेवंत रेड्डी मिस्टर नायडू के। यानी कांग्रेस के दो नेता इस वक्त आप कह सकते हैं कि नायडू बाबू के बेहद करीबी हैं, गोद में बैठे हुए हैं। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तेलंगाना के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डीके शिव कुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम, ये दो कांग्रेस लीडर्स, टॉप लीडर्स, ये दोनों ही अमित शाह के निशाने पर है, टारगेट पर है। और निशाना भी ऐसा वैसा दोस्तों नहीं है। अमित शाह की एजेंसियों ने कुछ वक्त पहले डीके शिव कुमार को तिहाड़ जेल भिजवा दिया था। जी हाँ, बड़ी मुश्किल से जमानत पर बाहर आए थे डीके शिव कुमार। तो सवाल इस बात का है कि जो नेता, टॉप लीडर्स अमित शाह के निशाने पर हैं, वो नायडू बाबू की गोद में कैसे बैठे हुए हैं और ये नजदीकियां कैसे बढ़ती चली जा रही। और सवाल यह भी है कि आखिर कौन सी खिचड़ी पक रही है इस वक्त रेवंत रेड्डी, डीके शिव कुमार, कांग्रेस नेता और नायडू बाबू के बीच में। वो नायडू बाबू जो समर्थन दे रहे हैं मोदी जी को, वो कांग्रेस जो विपक्ष में है, उनसे क्या बातें कर रहे हैं, क्या इरादे हैं मिस्टर नायडू के, किस मौके की तलाश में है मिस्टर नायडू। अब दोस्तों, ये बात सच है कि अगर आपको नायडू बाबू को भीतर से जानना है, नायडू बाबू के जहन में क्या चल रहा है, नायडू बाबू क्या करने जा रहे हैं, तो ये बात सही है और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि कम से कम नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में कोई पत्रकार, कोई एक्सपर्ट, कोई एनालिस्ट आपको सही जानकारी नहीं दे सकता, अंदर की जानकारी नहीं दे सकता। आपको अंदर की जानकारी लेने के लिए आंध्र प्रदेश जाना ही पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि आंध्र प्रदेश में, दक्षिण भारत में जो जर्नलिस्ट हैं, जो नायडू के बहुत करीबी हैं, वो लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से बात कह नहीं पाते। और इसीलिए आज मैं राजशेखर राव को लाया, दक्षिण भारत के भी हैं, हैदराबाद के भी हैं, और जहां इनका आंध्र प्रदेश में घर है, पुश्तैनी घर, वो नायडू बाबू के घर से
ज़्यादा दूर नहीं है। 20-25 साल से एनालिसिस कर रहे हैं नायडू बाबू की राजशेखर साहब। और राव साहब की एक खासियत और है, खुलकर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, नायडू की राजनीति को गहराई से समझते हैं। मैंने आज उनको अपने प्रोग्राम में बुलाया है। राव साहब को आप सुनिए और आपको बहुत सी जानकारियां अंदर की मिलेंगी और आपको यह भी पता लगेगा कि देश की राजनीति किस दिशा की तरफ बढ़ रही है। और नायडू बाबू जल्दबाजी में नहीं है, लेकिन मौके के इंतजार में भी है, क्योंकि बहुत नुकसान उनको हो रहा है। जिस तरह से मोदी के वो करीब आ रहे हैं या जिस तरह से बीजेपी उन पर चढ़ रही है, चढ़ाई कर रही है, कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश में जो उनका वोट बैंक है, जिसमें माइनॉरिटीज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, अंबेडकराइट्स कोर वोटर है, उस बेस पर डेंट लग रहा है। नायडू बाबू को लगता है कि अगर बहुत अरसे तक मोदी के साथ चिपके रहे तो ये वोट बैंक भारी पड़ेगा, इस वोट बैंक पर आंच आ जाएगी। ऐसी बहुत सी अंदर की जानकारियां राव साहब देंगे और साथ में हमारे नायडू साहब को 1990 से जानने वाले, उनके साथ इडली डोसा खाने वाले पत्रकार उमाकांत जी भी होंगे, उनको भी सुनिए। भाई राव साहब, आपके शहर का वीडियो है, बहुत पुराना वीडियो नहीं, एकदम ताजा वीडियो है, कुछ दिन पहले का है। दोनों ही खिलाड़ियों को आप जानते हैं। तेलुगु में बातचीत हो रही है। मैं तो तेलुगु समझता नहीं हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भले मैं भाषा नहीं समझ रहा, लेकिन बॉडी लैंग्वेज समझ रहा हूं, मुस्कुराहट समझ रहा हूं। ये जो नजदीकियां हैं, रेवंत रेड्डी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर और ये मिस्टर जो नायडू हैं, ये नजदीकियों का मतलब क्या है? मतलब क्या है? एक तरफ मोदी के साथ, एक तरफ रेड्डी के साथ। इनका पॉलिटिकल डीएनए सेम है सर। क्या डीएनए, पॉलिटिकल डीएनए रेवंत रेड्डी का चंद्रबाबू नायडू का डीएनए है। उसी के टीडीपी के नेता रह चुके हैं, टीडीपी के तेलंगाना के अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद में उन्होंने देखा कि टीडीपी का कोई फ्यूचर नहीं है तेलंगाना में, तो तब जाके कांग्रेस ज्वाइन किया। और कांग्रेस में चुनाव जीतने के बाद में ये असमंजस में थे, राहुल गांधी किसको मुख्यमंत्री बनाए। तो ये कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू की सिफारिश पर राहुल गांधी जी ने, जी, चंद्रबाबू नायडू के सिफारिश पर राहुल गांधी जी ने रेवंत रेड्डी के नाम को टिक कर दिया। राव साहब चक्कर घिन्नी बना रहे हैं आप पूरी तरह से, दिमाग का दही जी बना रहे हैं जी आप कह रहे हैं कि नायडू की सिफारिश पर राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी को अपना चेला बनाया, मुख्यमंत्री बना दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूं और मैं साफ लफ्जों में पूछना चाह रहा हूं, क्या मिस्टर नायडू एक विंडो खोल रहे हैं, एक खिड़की खोल रहे हैं दूसरी तरफ? मतलब एक खिड़की क्या, पूरा दरवाजा खोल रखा है उन्होंने मोदी जी के लिए, बल्कि मोदी जी के ड्राइंग रूम में बैठे हैं। क्या एक खिड़की खोल रहे हैं इस तरफ, अपोजिशन की तरफ? देखिए सर, आप बुरा ना माने, आप नॉर्थ इंडियन के जर्नलिस्ट को समझ नहीं आता, लेकिन मोदी की कुर्सी गिरी तो उसके तार डेफिनेटली दक्षिण भारत से ही रहेंगे, जुड़ के रहेंगे। चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या रेवंत रेड्डी हो या डीके शिव कुमार हो या तीनों मिलकर हो। चंद्रबाबू नायडू लगातार रेवंत रेड्डी के संपर्क में रहते हैं। उन चंद्रबाबू नायडू के प्रॉपर्टीज हैदराबाद में है और रेवंत रेड्डी, डीके शिव कुमार आपस में बातचीत उनकी चलते रहती है। तो चंद्रबाबू नायडू जो है अपने ही चेला है, अपना ही जो महावृक्ष बना रेवंत रेड्डी का, बीज बोकर, पानी देकर, खाद देकर बड़ा किया जो आदमी है वो चंद्रबाबू नायडू है। तो उनका डीएनए मैच होता है। तो उनका डीएनए मैच होने में क्या, आप उनके पॉलिसीज देखिए। चंद्रबाबू नायडू अमरावती बना रहे हैं, रेवंत रेड्डी फ्यूचर सिटी बना रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू विजन 2020 की बात कर रहे थे पहले, अब रेवंत रेड्डी 2047 की बात कर रहे हैं। मतलब कार्बन कॉपी कर सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू के पॉलिसीज की कार्बन कॉपी ने रेवंत रेड्डी नकल उतार रहे हैं। और उसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि अगर एक बाप का जो भी लक्षण है बेटे में आए, तो पॉलिटिकल गुरु का जो भी लक्षण है वो चेले में दिखेंगे। अच्छा, एक बात और बता दी इससे पहले मैं लखेड़ा साहब के पास आऊं, क्या ये बात सही है? जगन मोहन रेड्डी को भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे आप नायडू बाबू को जानते हैं। जगन मोहन रेड्डी ने कैमरे पर बयान दिया था, कैमरे पर, मैं बंद कमरे वाली बातें नहीं करता हूं इस प्रोग्राम में, कैमरे पर वो बोले
कि रेवंत रेड्डी हॉटलाइन है राहुल गांधी और नायडू बाबू के बीच में, दोनों के बीच में संपर्क सूत्र ये आदमी है। क्या ये बात जी सही है? 16 आने सच है सर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किसी को किसी तरह का शक नहीं है, किसी तरह का संशय नहीं है। तेलुगु देशम का कैडर चुनाव में 2023 के चुनाव में खुलेआम कहता था कि हम रेवंत रेड्डी को सपोर्ट करेंगे। दिसंबर, हालांकि 6 महीने पहले हो गया वहां पर चुनाव। अभी जो यहाँ पर हैदराबाद के इलेक्शंस होने हैं उसमें चंद्रबाबू नायडू के खासम खास आदमी खुलेआम ये बयान दे रहे हैं कि हम रेवंत रेड्डी के साथ खड़े हैं। हाल ही में जुबली हिल्स में एक उपचुनाव हुआ था, वहां पर भी बीआरएस के जो सांसद थे उनके मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को बीआरएस ने टिकट दिया और रेवंत रेड्डी ने अपने ही एक आदमी को दिया। तो वो जहां पर वो इलाका रहता है, चंद्रबाबू नायडू के कैस्ट के ज्यादातर लोग वहां रहते हैं। चंद्रबाबू नायडू टीडीपी का ऑफिस भी उसी क्षेत्र में है, मतलब एनटीआर ट्रस्ट भवन जो कहते हैं उसी क्षेत्र में है, जुबली हिल्स कहते हैं उसको। वहां पर उपचुनाव जो है, मतलब सिंपति को हटाकर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते और उस कांग्रेस की जीत के पीछे हैदराबाद में जो तेलंगाना का कैडर है उनका भरपूर योगदान रहा, भरपूर समर्थन रहा। ओके 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 ओके, थोड़ा सा बहुत मुझे लग रहा है कि आपने कुछ ऐसे बातें कर दी हैं कि जो हजम नहीं हो रही। मुझे लगता है मुझे लखेड़ा साहब पास जाना ही पड़ेगा। लखेड़ा साहब, ये क्या ये बता रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो नायडू का डीएनए है वही डीएनए रेवंत रेड्डी का है। रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी और नायडू बाबू के बीच में हॉटलाइन है, कह रहे हैं 16 आने सच है। भाई बात माननी पड़ेगी इनकी। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे चुनाव, उपचुनाव हुए, कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, 2023 के चुनाव हुए, जहां टीडीपी ने बजाय बीजेपी के मदद करने के, चाहे बाई इलेक्शन हो, वो सीधी मदद रेवंत रेड्डी की कर रहे हैं। यानी नायडू बाबू का पैसा, नायडू बाबू का संसाधन, नायडू बाबू के कार्यकर्ता, नेता, वो सब रेवंत रेड्डी के पीछे खड़े। ये कौन सा इक्वेशन बन रहा है भाई? नायडू बाबू तो मेरा ये मानना है लिखा पढ़ी में मोदी जी के साथ है। राव साहब कह रहे हैं कि वो भाई लिखा पढ़ी में भले ही मोदी जी के साथ है लेकिन पीठ पीछे वो रेवंत रेड्डी के खड़े। तो क्या मैं इसको लखेड़ा साहब मानूं कि नायडू बाबू एक पाइपलाइन जोड़ रहे हैं रेवंत रेड्डी के जरिए विपक्ष में, कि कभी मौका लगे, कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी आए मोदी को किनारे करने की, तो रेवंत रेड्डी ही उनकी खिड़की होंगे विपक्ष की? मैं ये जानना चाह रहा था लखेड़ा साहब आपसे। देखिए आपको मैं बता दूं कि 2018 में दोस्ती हुई थी राहुल गांधी की और चंद्रबाबू नायडू की, और इस दोस्ती के पीछे बहुत बड़ा रोल रेवंत रेड्डी का था। ठीक है। और वो ये अलग बात है कि 2019 के चुनाव में जगनमोहन रेड्डी जब पावर में थे तो कांग्रेस और चंद्रबाबू नायडू का जो मेल हुआ था, और ये मेल जो है ये इतना मजबूत मेल दिखाई पड़ रहा था नेशनल पॉलिटिक्स में, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज में लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया, दोनों पार्टियां हार गई। सवाल यह है कि चंद्रबाबू नायडू बहुत फार साइटेड, दूरदर्शी नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उनका जो जलवा है वो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि किस तरह प्रधानमंत्री की पोस्ट जो है उनसे 1 इंच दूर थी, और उस पर उन्होंने इसलिए नहीं हाथ डाला कि उनकी वो हालत ना हो जाए कि उसके बाद वो देवेगौड़ा बन जाए। तो वो इस तरह से वो एक कॉरिडोर रखना चाहते थे शेप। तो कांग्रेस से भी उन्होंने इसीलिए दोस्ती की कि कांग्रेस के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन रहेगा, तो लेकिन वो फेल हो गया। आज की तारीख में क्या है कि चंद्रबाबू नायडू, जो आपने प्रश्न पूछा है कि चंद्रबाबू नायडू फ्यूचर पॉलिटिक्स में हमेशा नजर रखते हैं कि आने वाले 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल बाद क्या होने वाला है। और चंद्रबाबू नायडू के पास चूंकि टाइम कम है तो वो अगले 3 सालों में कोई ना कोई चमत्कार राज्य की पॉलिटिक्स में भी देखना चाहते हैं, केंद्र की राजनीति में भी देखना चाहते हैं। ये मजबूरी है उनकी चंद्रबाबू नायडू की। मेरे बिहार चुनाव के 2 महीने पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले भी बातचीत हुई। उनका कहना था कि चंद्रबाबू नायडू सारे काम छोड़ करके फीडबैक ले रहा है। और मेरी तो रिपोर्ट ये भी है कि उन्होंने एक अपनी टीम भेजी थी बिहार में, जो ये असेसमेंट दे रही थी कि भाई क्या ये जीतेंगे या हारेंगे।
तो उसके बाद जो नतीजे थे, नतीजे तो सामने आ गए। तो चंद्रबाबू नायडू अगर बिहार में मोदी हारते या बीजेपी हारती, तो वो अभी काफी कुछ खेल कर चुके होते, लेकिन उन्होंने ओके, ओके। अपनी जो तलवार थी वो म्यान में वापस डाल दी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि चंद्रबाबू नायडू का जो विजन है, वो विजन ये टेम्परेरी पड़ाव है। इस ओके। पड़ाव के बाद उनको लगेगा, उनको लग रहा है कि जो उनका समर्थक वोट बैंक है, उस वोट बैंक के बल पर ही वो उनकी फ्यूचर की राजनीति आगे बढ़ेगी। ठीक। इसलिए ओके। ये टेम्परेरी पड़ाव में बीजेपी से उसने दोस्ती कर रखी है। जी। फ्यूचर की ओके। दरवाजा उन्होंने खुला रखा हुआ है। जी। दो सवाल राव साहब बड़े इंपॉर्टेंट आपसे करना चाहता हूं। मुझे लगा कि इस वक्त आप ही वो शख्स हैं जो इन सवालों के जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में ऐसा कोई पत्रकार नहीं, ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है जो नायडू बाबू को इतनी बेहतर तरीके से आंध्र प्रदेश की राजनीति या तेलंगाना की जानता हूं जो आप जानते हैं। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, क्या नायडू बाबू जो अभी ये जो इंडिगो क्राइसिस है उसमें भी वो नाराज थे, और हमने कल ही वो खबर करी कि वो नाराज हैं, उनको लगता है कि भाई मोदी और शाह ने उनके भतीजे समान राम मोहन नायडू जो उनके मंत्री उनकी मदद नहीं करी, अकेला छोड़ दिया, और ना ही मोदी ने कॉन्फिडेंस में लिया, कम से कम एक फोन मोदी मिला सकते थे। तो नायडू बाबू नाराज तो हैं, देखिए, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो या ये अभी इंडिगो का मामला हो। लेकिन मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं, क्या नायडू बाबू को ये लगता है कि अगर मोदी के साथ ज्यादा दिन वो रहे और नजदीक आते गए, तो ऐसा तो नहीं है कि जो उनका माइनॉरिटी वोट बैंक है, बड़ा बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसमें मुस्लिम है, आपके यहाँ क्रिश्चियंस काफी डिसाइसिव वोट है कुछ सीटों पे, ये जो क्रिश्चियंस हैं, ये जो लिबरल्स हैं, ये जो अम्बेडकराइट हैं, ये जो मुस्लिम्स हैं, क्या ये कहीं ना कहीं इस वोट बैंक पे आंच आ सकती है अगर लंबी दूरी वो तय करते हैं मोदी के साथ? इस तरह क्या सोच है क्या नायडू बाबू की? सर, चंद्रबाबू नायडू जो है वो तो है इंडिया गठबंधन के, लेकिन एनडीए के घर जमाई है, कुछ दिन के लिए अपना समय ओके। गुजार रहे हैं। है तो बेटे इंडिया गठबंधन के हैं, लेकिन घर जमाई बनकर एनडीए में मलाई खा रहे हैं। जब वहां पर अब नया नया जमाई है तो कुछ साल मलाई विलाई खिलाएंगे, बाद में जब रूटीन हो जाएगा तो अपने घर में आ जाएंगे वो, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ना उनको उनके आइडियोलॉजी, उनके पार्टी के आइडियोलॉजी को बीजेपी सूट करता है, और ना मोदी का एरोगेंस वो बर्दाश्त करना चाहते हैं, क्योंकि वो मोदी उनसे जूनियर है। वो बार बार पहले कहते थे कि मोदी मुझसे जूनियर है, मैं सीनियर हूं, ये बातें पहले से कहा करते थे, लेकिन आजकल चुप है, क्योंकि आजकल हवा मोदी की ज्यादा चल रही है, तो हवा के विपरीत वो जाके अपना नुकसान जी। नहीं करना चाहते। ओके, ओके। बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं राव साहब, बड़ी अच्छी हिंदी है आपकी। हालांकि तेलुगु में आप लिखते हैं और इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं कि साहब घर जमाई और ये सब चीजें। जवाब भी बड़ा अच्छा आपने दिया। भाई ये कह रहे हैं लकीला साहब, ये कह रहे हैं कि जी। भाई बेटे तो वो इंडिया के ही है, घर जमाई बन के बैठे हैं। क्या आपको लगता है लकीला साहब, क्या आपको लगता है कि आ, किसी मोड़ पर, किसी मौके पर जो मौका मनमाफिक हो नायडू बाबू के लिए, कि अब ये टाइम आ गया, कि अगर ऐसा टाइम आया तो खेल कर सकते हैं मोदी के साथ, क्योंकि वो दिल से मोदी के साथ नहीं है, आइडियोलॉजिकल लेवल पे साथ नहीं है, वोट बैंक के लेवल पे साथ नहीं है, माइंड सेट उनका मिलता नहीं है? क्या आपको लगता है देखिए एक ऐसे मैं मौके की तलाश में है? देखिए राजनीति में रोज एक नया पन्ना खुलता है, और चंद्रबाबू नायडू से बेहतर इस बात को कोई नहीं जान सकता। और वो 3 बार वो बीजेपी को 2 बार बड़े अच्छे से डिस कर चुके हैं, जब आंध्र प्रदेश का पैकेज की मुद्दा उन्होंने उठाया। मुझे ऐसा लगता है कि वो वक्त अभी नहीं आया है, लेकिन वो वक्त कब आएगा, वो वक्त समय की जो तासीर होगी, वक्त का ओके। इंतजार राजनीति में होता वक्त है। का इंतजार वो है। 6 महीने में वक्त आ जाए, जो 8 महीने में वक्त आ जाए, 1 साल लग जाए उस टाइम को आने में। और मैं आपको बता दूं कि देखिए 2026 और 2027 ये बहुत बड़ी उलटफेर का साल है ये। मतलब ये कम से कम 14-15 महीने बहुत बड़े उलटफेर भारत की राजनीति में होने ओके। हैं। और वो उलटफेर होने हैं विधानसभाओं के चुनाव, जो 2026 में होने हैं, 2027 में होने हैं। चुनाव दक्षिण भारत में भी होने हैं, डीएमके तमिलनाडु के डीएमके वगैरह सारी पार्टियां हैं, जी। वहां भी चुनाव होने हैं।
केरल में चुनाव होना है, तो एक पूरा 14 महीने में, जो आने वाले जो 14 महीने हैं बहुत क्रूशल है मुझे लग रहा है, और इससे पूरे दशा बदलेगी। दक्षिण भारत की राजनीति में भी बहुत बड़ा उलटफेर आने वाला है, और अभी तो नया पंडारा बॉक्स खोलने वाला है, वो डिलिमिटेशन ऑफ सीट, जो सीटों का निर्धारण होना है, नॉर्थ और साउथ की जो लड़ाई है, दक्षिण और उत्तर की जो लड़ाई है आप कह रहे हैं, यस, जी जी जी, उसकी इंतजार कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। मैं समझ गया, आपने कई चीजें बताई। आपने कहा जो सेकंड राउंड ऑफ स्टेट इलेक्शंस हैं, तमिलनाडु है उसमें, असम है उसमें, केरल है उसमें, पश्चिम बंगाल है उसके, फिर कुछ दिनों के बाद उत्तराखंड है, पंजाब है, और सबसे बड़ा फाइनल उत्तर प्रदेश है। इन सब के बाद, इन 1.25 साल के नतीजों के बाद नायडू बाबू बहुत कुछ तय कर सकते हैं। मैं राव साहब, आखिरी क्वेश्चन में मैं आपको 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। एक तस्वीर आप देख रहे हैं ये रेवंत रेड्डी साहब की, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर जो है डीके शिव कुमार की है। अब ये दोनों ही लोग, डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम है कर्नाटक में, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, दोनों कांग्रेस के, और दोनों ही अमित शाह के नंबर 1 टारगेट पर है। अमित शाह भी मौके की तलाश में है कि किसी दिन मिल गए तो चक्की पीसिंग होगा फिर ये और एक बार जेल भेज चुके डीके शिव कुमार को। क्या मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो 2 लोग अमित शाह के टॉप टारगेट पर हैं, वही नायडू बाबू के गोद में बैठे हुए हैं। डीके शिव कुमार भी उतने ही क्लोज हैं, रेवंत रेड्डी भी उतने ही क्लोज हैं, उनके साथ वो हंसते हैं, ठाका लगाते हैं, हाथ जो है उनका जो है पकड़ लेते हैं नायडू बाबू। ये क्या खेल है नायडू बाबू का? अमित शाह के 2 टारगेट दोनों ही नायडू बाबू के गोद में बैठे हैं। व्हाट इज दिस? देखिए सर, आप अगर विजुअल्स देखें, जब चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी से मिलते हैं या डीके शिव कुमार से मिलते हैं, तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, कितना प्रसन्न होकर मिलते हैं, कितनी खुशी होती है उनको मिलने में। और वही विजुअल जब आप कंपेयर करेंगे मोदी या अमित शाह के साथ, ऐसा लगता है कि कोई कड़वा घूंट पी लिया हो मोदी से मिलने के लिए। उनके चेहरे से साफ साफ लगता है, क्योंकि उनको अभी हालात ऐसे है कि आंध्र प्रदेश में उनका जो परिस्थिति है, अगर जगन मोहन रेड्डी दोबारा मुख्यमंत्री बन जाते तो उनको और लोकेश को शायद जेल जाना पड़ता। उसको किसी न किसी तरह टालने के लिए, किसी तरह बचाने के लिए अपने दुश्मन से भी उनको हाथ मिलाना पड़ा। पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन पहले तो ऑफर जगन मोहन रेड्डी को आया था। जगन मोहन रेड्डी को ऑफर मिलने पर उन्होंने कहा कि हम तो आपको समर्थन देंगे, लेकिन बाहर से देंगे, हम एनडीए ज्वाइन नहीं कर सकते। उसके बाद में ऑफर मिला चंद्रबाबू नायडू को, तो चंद्रबाबू नायडू इंतजार में बैठे थे, तो चंद्रबाबू ने हाँ कर दी। ठीक, आप कह रहे हैं कि भाई परिस्थितियां कुछ ऐसी थी। नायडू बाबू जो थे वो वैसे तो कांग्रेस के साथ ही थे, मोदी से बहुत कंफर्टेबल नहीं है। जगन मोहन रेड्डी उनके जो राइवल हैं, उन्होंने मुकदमे कर रखे थे, ईडी और सीबीआई भी पीछे पड़ गई थी नायडू बाबू के। और रेवंत रेड्डी और डीके शिव कुमार नायडू के जो दोस्त हैं, ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे नायडू बाबू को। मजबूरी में आप कह रहे हैं कि मिस्टर नायडू मोदी के साथ हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं। गॉट योर पॉइंट। क्योंकि जगन मोहन रेड्डी जो दुश्मन है नायडू बाबू के, वो नेचुरल एलाई। आखिरी क्वेश्चन लखड़ा साहब आपसे, क्या आपको लगता है कि मोदी जिस तरह से नायडू के दुश्मन जगन मोहन रेड्डी के क्लोज हैं, बहुत करीब है, क्या ये भी एक तरह से खून खौलाता है अंदर ही अंदर नायडू बाबू को? नायडू बाबू को ये पसंद नहीं कि उनके दुश्मन को मोदी गोद में बैठा है। देखिए, चंद्रबाबू नायडू के नाराजगी के बहुत कारण हैं, एक सिंगल कारण नहीं है उसका। नाराजगी का मतलब वो नाराजगी को प्रकट नहीं कर रहे हैं, उसको वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे नाराजगी को। इसलिए नहीं करना चाहते कि अगर वो नाराजगी को, जो राजनीतिक परिस्थिति है, उनको पैसा चाहिए, केंद्र से खुला पैसा मिल रहा है तो ठीक है। जब तक आप हमारे साथ ईमानदारी से काम करोगे, हम ईमानदार रहेंगे। जब हमारे साथ आप तिकड़मबाजी करोगे, जैसे अभी उन्होंने तिकड़मबाजी की राजनीति शुरू की, उसका जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है इंडिगो क्राइसिस को लेकर, राम उसको लेकर के उन्होंने टोटल एकदम एक तरफा किया और टोटल साइडलाइन करने की कोशिश की, और मतलब पाक साफ निकलने की कोशिश की। मैं तो अल्टीमेटली जगनमोहन रेड्डी वाला पॉइंट तो महत्वपूर्ण है ही, कि जगनमोहन रेड्डी को कह रहे हैं कि आप हमारा इनडायरेक्ट अलाइज है। क्या मतलब हुआ? जगनमोहन रेड्डी दुश्मन है चंद्रबाबू नायडू के, आप जगनमोहन रेड्डी के पीठ पे हाथ रख रहे हैं। जगनमोहन रेड्डी के एमपी जब चाहे आप मिल सकते हैं मोदी से या अमित शाह से, और मिल रहे हैं वो लगातार।
नंबर दूसरी बात है कि चंद्रबाबू नायडू के मन में एक बड़ी टीस है, जो पिछले साल 6 महीने पहले इनके खास आदमी ने मेरे को बताई। उसने कहा साहब ऐसा है कि चंद्रबाबू नायडू जब चाहेंगे इंडिया अलायंस के कन्वीनर बन जाएंगे, लेकिन मोदी अमित शाह ने इन्होंने 16 महीने हो गए उसको इनके साथ आए हुए, कभी ऑफर तक नहीं की कि हम आपको एनडीए का संयोजक बनाते हैं। क्या जा रहा तुम्हारी जेब से, कोई खर्च हो रहा है, कोई पैसा तो तुम वैसे दे रहे हो, तो आप एक इज्जत नहीं बख्शी आपने उनको, तो इससे वो हर्ट है। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन चाहेंगे, आज नहीं तो 8 महीने पहले, साल भर बाद, इंडिया अलायंस के साथ अगर उनका गठबंधन होता है तो सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू को उसका कन्वीनर बना देंगे। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। लेकिन वो टाइम आएगा, आज नहीं कल आएगा वो टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है इस बात पे। जी राव साहब, मैं नहीं चाहता कि आपसे मैं कोई भविष्यवाणी कर रहा हूं, क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे नायडू बाबू का मन उब रहा है, और अगर उनके मुकदमे जो सीबीआई और ईडी वीडी के हैं, ये सब इस पर फाइनल रिपोर्ट लग जाए, सब खत्म हो जाए, तो क्या नायडू बाबू आने वाले समय में खेल कर सकते हैं? देखिए सर, नायडू बाबू खेल करने के लिए इतने उतावले हैं। एक उदाहरण दे देता हूं। नायडू बाबू को पेद्दिरेड्डी रामचंद्रा रेड्डी करके एक आदमी से कॉलेज के दिनों से दुश्मनी है। कॉलेज के दिनों से दुश्मनी है। उनका ही बेटा है पीवी मिथुन रेड्डी। ओके। उस मिथुन रेड्डी जी को किसी न किसी तरह उन्होंने लिकर स्कैम में जेल में भेजा। ओके। चुनाव में जीतने के बाद में जैसे ही बेल से बाहर आए, उन्होंने सोचा कि मैंने 1 महीना जेल में रखा, तो पीवी मिथुन रेड्डी को, मतलब अपने बचपन के जानी दुश्मन के बेटे को, एनडीए ऑफर करती है यूनाइटेड नेशन जाने के डेलीगेशन, उसमें उनको मेंबरशिप देती है। ओह माय गॉड। वाईएस जगन मोहन रेड्डी के खास आदमी तो है ही मिथुन रेड्डी, लेकिन मारपीट तक हो गई थी मिथुन रेड्डी के पिताजी से चंद्रबाबू नायडू की। तब की दुश्मनी है। उस दुश्मनी को, उसको अगर मिथुन रेड्डी के अलावा किसी और सांसद को भेजते तो चंद्रबाबू नायडू उतना नाराज नहीं होते। लेकिन बीजेपी ने उस आदमी को पिक किया, मतलब चंद्रबाबू नायडू के जाने दुश्मन को। तो चंद्रबाबू नायडू को छेड़ रहे हैं मोदी जी। ओके। मोदी जी नायडू को छेड़ रहे हैं, उनके मन में कुछ और प्लान है। वो चाहते हैं जगन मोहन रेड्डी को दाना डाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो चुन चुन कर जो दुश्मन है, नायडू के जो दुश्मन है, जानी दुश्मन है, उनको चुन चुन कर मोदी जी ऑब्लाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चिढ़ रहे हैं। अब ये क्या तस्वीर के पीछे क्या घट रहा है? क्या नरेंद्र मोदी का प्लान कुछ और है, जगन मोहन रेड्डी को साथ में रखना, या फिर नायडू के ये जो सांसद हैं इनको कहीं तोड़ देना, इस तरह की कोई जो चाह रहे दिमाग में? लेकिन कुछ भी है दोस्तों, एक चीज हम कह सकते हैं कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए, और ये जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, ये इस तरह की तरफ संकेत दे रहे हैं। और डीके शिव कुमार, कांग्रेस के डिप्टी सीएम, और रेवंत रेड्डी, तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री, ये जो चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम कांग्रेस के गोद में बैठे नायडू बाबू के, जो अमित शाह के टारगेट पर है, ये बहुत कुछ बताता है। लेकिन हमारे दोनों पैनलिस्ट ने कहा कि दीपक जी, टाइमिंग का इंतजार करिए। राजनीति में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट। टाइम का इंतजार नायडू भी कर रहे हैं, टाइम का इंतजार रेवंत रेड्डी भी कर रहे हैं, टाइम का इंतजार विपक्ष भी कर रहा है। लखेड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए। और राव साहब, आपकी हिंदी को सलाम है, हिंदी को नमन है आपकी, और जिस तरह से आप चीजों को रखते हैं, मतलब आंध्र की जानकारी, जो भी मैं सवाल पूछता हूं, एनसाइक्लोपीडिया बन के आप जवाब देते हो, वो भी हिंदी में। थैंक यू सो मच राव साहब, थैंक यू सो मच लखेड़ा साहब।